हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आई होप कि अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपके इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये खंड खा का वीडियो है। इससे पहले मैंने खंड का वीडियो पूरा कंप्लीट 7 टॉपिक के बारे में बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम 11 महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्न सहित उत्तर हम बताएंगे, यानी उसका हम उत्तर भी देंगे। जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा उसके उत्तर के साथ में मैराथन क्लास होने वाला है आप सभी के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि इसमें बताए गए 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि ये 11 टॉपिक को आप लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको 50 नंबर पक्का कर देंगे। देखिए, सबसे पहला है संस्कृत का गद्यांश, महत्वपूर्ण संस्कृत का गद्यांश। दूसरा है संस्कृत का पद्यांश कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए। तीसरा है रस। चौथा है छंद और पांचवा है अलंकार। 6 नंबर में है निबंध, संधि, समास और प्रत्यय। 10 नंबर है विभक्ति परिचय। 11 नंबर है पत्र लेखन। तो ये 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पूरा प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं। खंड खा का वीडियो है। 50 नंबर आज के इस वीडियो में आप लोगों का पक्का होने वाला है। जो आप लोगों का हिंदी में 95% का टारगेट है, हिंदी में लेकर चल रहे हैं, तो वो टारगेट मैं आप लोगों को अचीव करा कर रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख। सबसे पहले संस्कृत गद्यांश। यहाँ पर देखिए आ चुका है संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। क्लास 12 हिंदी संस्कृत का गद्यांश पद्यांश या श्लोक भी आप लोग इसको कह सकते हैं। 7 नंबर का आपका संस्कृत का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज की इस वीडियो में 14 नंबर 100% बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ऐसे करो हल, 100% पूरा नंबर मिलेगा, यानी 14 नंबर पूरा मिलेगा। जिस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि गद्यांश और श्लोक यानी पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए आपके समक्ष यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। एक प्रकार से संस्कृत का ये गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है कि संस्कृत साहित्य क्या है, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणच्य। अब मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये, यानी संस्कृत का गद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए खंड खा में कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। यानी 2 नंबर आपको संदर्भ लिखने के लिए दिया जाएगा और 5 नंबर इसका यानी हिंदी में जो अनुवाद करेंगे उसके लिए दिया जाएगा। टोटल 7 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिया होता है अथवा करके। तो चलिए मैं पूरा तरीका आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है और कैसे हल करना है। ठीक है, तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार से क्या दिया हुआ है, संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो ये वाला हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया किस चैप्टर से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में बता देता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। देखिए, संस्कृत साहित्य सरस व्याकरणच्य सुनिश्चितम तस्य गदे पदे च लालित्य भावबोधन सामर्थ्य अद्वितीय श्रुति मार्धुच्य वर्तते की बहुना। अब आप लोग देख सकते हैं किस तरह से संस्कृत इंपॉर्टेंट है और संस्कृत के एक एक मीनिंग यानी जो अर्थ दिया हुआ इसका हिंदी में आप लोगों को अर्थ लिखना होगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको संदर्भ लिखकर, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। अब हमें पता चल गया कि ये संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से लिया गया है। आपको नहीं पता है तो आप लोग पूरा संस्कृत के गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं नाम में ही है संस्कृत साहित्य, फिर संस्कृत साहित्य, तो बार बार दिया जाए तो समझ लीजिए संस्कृत भाषा या महत्तम चैप्टर से लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से हम हल करके दिखा देते हैं संदर्भ को। ठीक है, संदर्भ को कैसे लिखना है आप लोगों को, ये देखिए इस तरह से करेंगे हम संदर्भ को, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा संदर्भ हो गया। अब यहाँ पर संदर्भ मैंने हेडिंग डाल दिया। अब कैसे लिखना, देखिए अलग अलग तरीका होता है। हिंदी गद्यांश और पद्यांश में अलग तरीका होता है, संस्कृत का अलग तरीका होता है। चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत यहाँ पर देखिए गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक
के पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग ठीक है, के संस्कृत भाग के, अब यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख दें। बहुत ही इजी होता है संस्कृत का संदर्भ लिखने में। अब चैप्टर का क्या नाम है? संस्कृत भाषायाम महत्वम। तो इस तरह से हम लिख देंगे संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषायाम, ठीक है, ये देखिए संस्कृत भाषायाम महत्वम, ठीक है, ये देखिए संस्कृत भाषायाम महत्वम। इसको हम क्या है, ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। ये हो गया संस्कृत भाषायाम महत्वम। शीर्षक पाठ से उद्धृत है, शीर्षक पाठ से, ठीक है, उद्धृत, शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने संदर्भ देख लिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग के संस्कृत भाषायाम महत्वम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। अब ये हमें क्या है, 2 नंबर हमें यहाँ पर एग्जामिनर दे देगा, क्योंकि हमने बहुत ही आसानी से, अब मान लीजिए कि यहाँ पर संस्कृत भाषायाम महत्वम का दिया है, अब यहाँ पर अन्य कोई दिया होता, मान लीजिए कि यहाँ पर पंचशील सिद्धांता या आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा या महामना मालवीय देता, तो बस आपको करना क्या है, सेम एज इट इज यही लिख देना है, बस आपको चैप्टर का नाम चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया हुआ था संस्कृत का, ये संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया था, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर महामना मालवीय का होता तो मैं बस इतना लिख देता। यानी ये सारी चीज़ें लिखने के तत्पश्चात एज इट इज हर चैप्टर का आपको नाम लिख देना है, जो चैप्टर का संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ हो, ठीक है। तो संदर्भ लिख दिया। अब इसका हम चलिए दिखा देता हूँ आपको अनुवाद मैंने ऑलरेडी से लिखकर पहले से लेकर आया था स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है, 2 दिए जाते हैं। अब देखिए मैंने एक और गलती यहाँ पर कर दी है, जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर संकेत नहीं डाला है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से 2 गद्यांश संस्कृत का दिया होता है, तो दोनों में से किसी एक को आप लोगों को करना है। अब एग्जामिनर भैया कैसे जानेगा कि आपने कौन सा वाला किया है, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, उसके लिए आपको करना है यहाँ पर लिख देना इस तरह से संकेत, ठीक है। सबसे शुरुआत में लिख दीजिएगा संकेत। लिखने के तत्पश्चात आपका जो आगे का 2 वर्ड है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि संस्कृत साहित्य, इसको उठाकर यहाँ पर आगे लिख देंगे, और जो लास्ट का 2 लाइन है जैसे ये वाला सज्जनते, इसको लिख देंगे। तो जैसे मैं लिखकर दिखा देता हूँ आपको, देखिए संस्कृत साहित्य हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं साहित्य ही लिख देता हूँ केवल, ठीक है, साहित्य, फिर डॉट डॉट कर देंगे, फिर लास्ट में क्या लिखा है, सज्जनते, ठीक है। अब एग्जामिनर जान जाएगा कि बच्चे ने कौन सा पहला वाला हल किया है या दूसरा वाला हल किया है, तो बहुत ही इजी हो जाता है इससे पता करना। तो मैंने संदर्भ बता दिया है। अब चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा क्या हुआ कि संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत का साहित्य, सरस यानी सरस है, व्याकरण सुनिश्चितम यानी और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गदे पद चा ललित भाव बोधन समर्थ है, तो उसके गद और पद में ललित सौंदर्य भावों का बोध करने की क्षमता, अद्वितीय श्रुत माधुर्य क्षमता और अद्वितीय कर्ण मधुरता, कानों प्रिय लगने वाला अधिक क्या चरित्र निर्माण करती है। तो मैं पूरा हल करके लेकर आया हूँ अनुवाद, और आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही हल करना है। देखिए अनुवाद यहाँ पर दिया हुआ है ना कि संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संस्कृत साहित्य सरल सुनिश्चितम। इसी तरीके से आप लोगों को हिंदी में लिखना है, और अनुवाद भी आप लोग लिखिएगा कि किससे, ब्लैक स्केच से आप लिख दीजिए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों साइड में नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों साइडों में नहीं दिख सकता है, तो ऐसा आप ब्लैक स्केच को उपयोग कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अनुवाद यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से किया गया कि संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण सुनिश्चित है, उसके गद्य और पद्य में ललित ब्रैकेट में सौंदर्य भावों का बोध, ज्ञान कराने की क्षमता और अद्वितीय कर्म मधुरता, कानों को प्रिय लगना है, अधिक क्या चरित्र निर्माण की जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी प्रेरणा अन्य कोई साहित्य नहीं। मूलभूत मानवीय, ठीक है, मूलभूत मानवीय गुणों का जैसे विवेचन संस्कृत साहित्य में मिलता है वैसे अन्य कहीं नहीं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या और द्वेष रहित होना, क्षमा तथा अन्याय अनेक गुण इसके साहित्य के अनुशीलन ब्रैकेट में देखिए अध्ययन एवं मनन से मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। तो जो ब्रैकेट में लिखा है उसका अर्थ बताया गया, जैसे अन्य कोई साहित्य,
ठीक है। तो इस तरह से देखिए इसमें सुनिश्चित, गद्य और पद्य में ललित यानी सौंदर्य को बताया गया है। ठीक है, तो अनुवाद हो गया, देख सकते हैं थोड़ा आपको बड़ा में देखने को मिल सकता है। संस्कृत का गद्यांश ऐसे ही होता है, श्लोक इससे अपोजिट होता है यानी छोटा होता है। चलिए मैं भी वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैसे आप लोगों को संदर्भ लिखना है। अनुवाद आप लोगों को बस इसका पूरा अर्थ बता देना है हिंदी में और आपका अनुवाद हो जाएगा। आप लोगों को पढ़कर जाना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन से चैप्टर का गद्यांश आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी चांस है पूछा जाएगा, और आपको हर एक चैप्टर के 5 गद्यांश को तो पढ़कर जाना ही है। एक आपका ये चैप्टर होगा संस्कृत भाषायां महत्तम, दूसरा महामना मालवीय, तीसरा आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। ये 3 चैप्टर को तैयार कर लेते तो आप लोगों का जो 7 नंबर है ये कंफर्म है, कोई भी नहीं काट सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर के आप लोग गद्यांश को 5-5 गद्यांश को हर एक चैप्टर से पढ़ लीजिए। तो गद्यांश को मैंने हल करके बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसके पद्यांश यानी श्लोक को कैसे हल करना है और 7 नंबर उसमें कैसे प्राप्त करना है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ आप लोग की। संस्कृत का श्लोक आ चुका है। ठीक है, श्लोक कह लीजिए इसको, या आप लोग पद्यांश भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये भी 7 नंबर का पूछा जाता है। इसमें देख सकते हैं कितना छोटा सा श्लोक दिया हुआ है, और इसी का हमें आप लोगों को क्या करना है, हमें आपको सॉल्व करके बताना है और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, देखिए एक श्लोक दिया हुआ है, छोटा सा श्लोक है, और इसमें भी बोर्ड एग्जाम में भी 2 श्लोक दिए जाते हैं। सेम जिस तरह से संस्कृत का गद्यांश बताया है, सेम प्रोसेस के थ्रू बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, जब बिंदु निपातन कर्मस्य पूरिते घटा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, ये सिंपल सा एक प्रकार से श्लोक दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। तो चलिए मैं लिखकर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है, संकेत डालना है स्टूडेंट। अगले जो है हमारा संस्कृत का जो गद्यांश था उसमें मैंने डालना भूल गया था, तो बाद में डाला था। आपको सबसे पहले ये हेडिंग को डालना है, संकेत को। तो देख लेते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ पर जो लाइन है ना, ये आगे का 2 लाइन उठा लेना है। जैसे यहाँ पर क्या कर देंगे हम, शब बिंदु। भैया एग्जामिनर को बताने के लिए एक प्रकार से संकेत होता है, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी कॉपियाँ चेक करता है ना। यहाँ पर हम ये उठा लेंगे धनस्य चा। ठीक है, अब ये संकेत हमने डाल दिया, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे ने पहला या सेकंड वाला किया हो जिसमें ये श्लोक दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए संदर्भ हमें लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, तो इस तरह से हम लिखकर आपको दिखा देते हैं। संदर्भ देखिए, गद्यांश संस्कृत की गद्यांश का संदर्भ और संस्कृत के श्लोक का संदर्भ अलग होता है। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर आप देखिए कैसे हल करते हैं हम। देखिए, प्रस्तुत श्लोक, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पर देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित अब यहाँ पर हमें क्या करना है, चैप्टर का नाम लिख देना। जैसे जो चैप्टर से लिया गया उसका नाम है सुभाषित रत्नान, और इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके श्लोक पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे सुभाषित रत्नान। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, हो गया सुभाषित रत्नान। उसके बाद में क्या करेंगे, पाठ से अवतरित है। ठीक है, पाठ से क्या है, अवतरित है, पाठ से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया हमारा संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। अब यहाँ पर अन्य कोई श्लोक दिया होता, अन्य कोई चैप्टर का, तो आपको नाम चेंज कर देना, एज इट इज पूरा संदर्भ वही रहता है। ठीक है, तो ये संदर्भ हो गया हमारा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। अब चलिए इसका अनुवाद कर लेते हैं। ठीक है, अनुवाद भी आपको करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुवाद करके। ये देखिए इस तरह से मैंने
अनुवाद वाला हेडिंग डाल दिया। अनुवाद इसका बहुत ही छोटा होता है, जिस तरह से दिया हुआ है श्लोक छोटा, सेम उसी प्रकार से इसका अनुवाद भी छोटे में होता है। इसका अर्थ क्या है कि जब बिंदु, इसका है कि जल की बूंद, जल की बूंद बूंद, ठीक है, जल की, यहाँ पर देखिए राइटिंग में लिखिएगा जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक है, गिरने से क्या है, घड़ा, गिरने से घड़ा भर जाता है, भर जाता है, ठीक है, गिरने से क्या है, घड़ा जो है वो भर जाता है। ये सभी विधाओं, यह सभी, ठीक है, ये सभी विधाओं, ठीक है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है, धन का क्या है, कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अर्थात थोड़ा थोड़ा, यानी ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विधा, ठीक है, करके ही विधा धर्म व धन, विधा धर्म व धन, यहाँ पर देखिए विधा व धर्म और धन संचित, ठीक है, संचित होता है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुवाद जो था, यानी जो इसका मीनिंग था, ये जो श्लोक दिया हुआ था इसी का मुझे मीनिंग बताना था, और यहाँ पर आप लोगों को भी बोर्ड परीक्षा में लिखना होगा कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ये सभी विधाओं धर्म और धन का कारण है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विधा धर्म व धन संचित होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सुभाषित रत्नान चैप्टर से श्लोक लिया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि कौन सा चैप्टर के श्लोक बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक तो आपका हो गया सुभाषित रत्नान, एक नया चैप्टर ऐड हुआ है ऋतुवर्णम, और दूसरा है आपका दूत वाक्यम। ये 3 चैप्टर के श्लोक को आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है आपका 7 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई भी नहीं काट सकता। इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है, संकेत डाल दीजिएगा, संदर्भ लिख दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। बस इतना सिंपल सा याद रख लीजिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित है। अब यहाँ पर आप लोग चाहे जो है संदर्भ का पूछा है, गद्यांश का संदर्भ तो लिख दीजिएगा, या पद्यांश का, चैप्टर का नाम चेंज कर देना है, बस सारी चीज़ें वही रहेगा। जिस चैप्टर से लिया गया श्लोक या गद्यांश बस उसी का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संस्कृत का श्लोक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए दिखा देता हूँ आपको रस छंद अलंकार के बारे में। रस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था करुण रस, वीर रस, हास्य रस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं करुण रस का आपको परिभाषा और उदाहरण बताऊँगा। 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का, 2 नंबर कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में। देखिए करुण रस का परिभाषा देखिए, इसका स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक क्या है, स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव में संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। भैया क्या करता है, करुण रस की निष्पत्ति होती है, इसका क्या है, शोक करता है। यहाँ पर देखिए कि विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों में संयोग करता है, ठीक है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, ठीक है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, देखिए तरीका जो हमारा है कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए आपको सबसे पहले करुण रस में इस तरह से लिखना है, ठीक है, कि इसका स्थायी भाव, यहाँ पर देखिए इसका स्थायी भाव, ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, तो हम इस तरह से लिख देंगे शोक, ठीक है, शोक हो गया। अब हम लिखते हैं इसका उदाहरण। देखिए उदाहरण के माने, उदाहरण नहीं लिखेंगे तो रस अधूरा माना जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं उदाहरण इसका, इस तरह से हम लिख देंगे उदाहरण, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका उदाहरण के बारे में।
ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इतना इजी आपको बता दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ये जो मैंने करोड़ रफ का परिभाषा बताया है, मैं क्लास 9th में याद किया था और अभी तक मुझको याद है, और यही हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक बार याद कर लोगे तो जिंदगी भर के लिए आपका रहेगा। देखिए इसका इस उदाहरण कैसे है कि मणि खोयो, ठीक है, मणि खोयो, मणि खोयो भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, ठीक है, भुजंग सी, मणि खोयो भुजंग सी जननी, ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा। मणि खोयो भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक, ठीक है, फन सा पटक रही थी शीश, रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, यहाँ तक हो गया। और अंधी आज बनाकर मुझको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अंधी आज, ठीक है, बनाकर मुझको, यहाँ पर देखिए बनाकर मुझको, मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, ठीक है, तुमने जगदीश, ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये देखिए। तो इसका उदाहरण है कि मणि खोयो भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो ये करुण रस का एक प्रकार से परिभाषा मैंने बता दिया है, इसका उदाहरण बता दिया है। इसका करुण रस का एक और उदाहरण होता है, जता फंक बिन खग अत दीना, फन कविवर कर हीना, और असमम जीवन बंद बिन तो ही, जो जड़ देव ज्यामन मोही। ये भी मैंने क्लास 9th में याद किया था और अभी तक याद है। ठीक है, तो इतना लिख देंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा रस में। ठीक है, करुण रस का मैंने बता दिया आपको। अब चलिए देख लेते हैं वीर रस के बारे में। वीर रस का भी बोर्ड एग्जाम में आपका जो है रस पूछा जाता है। ठीक है, वीर रस का भी आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, खासकर अथवा करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी अथवा करके पूछा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी, वीर रस का परिभाषा और उदाहरण भी हम देख लेते हैं आपको, और बता देते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसका परिभाषा कि इसका स्थायी भाव उत्साह है। इसका जो स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। शस्त्रों की उन्नति और दीनों पर अत्याचार, शस्त्रों की उन्नति तथा यहाँ पर देखिए दीनों पर अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस की सिद्धि होती है। यानी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर आप सबसे पहले परिभाषा को देखिए। ठीक है, कितना प्यारा परिभाषा है कि इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ये तो हमें कंपल्सरी लिखना। अत्याचार या धर्म की दुर्गति को मिटाने जैसे किसी विकट या दुष्कर कार्य को करने का जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस की सिद्धि होती है। ठीक है, ये तो आप देख सकते हैं। तो परिभाषा मैंने बता दिया है। अब देखिए जो हमारा तरीका था भैया कि कोई नहीं बताएगा तरीका, ये देखिए यहाँ पर भी आपको वही करना है कि इसका स्थायी भाव लिख देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि बच्चे को तरीका मालूम है कि किस तरह से लिखा जाता है रस छंद अलंकार को। तो इसका स्थायी भाव, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। इसका स्थायी भाव का है? उत्साह है। ठीक है, उत्साह। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेड पेन का प्रयोग किया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में मत कीजिएगा। ठीक है, मैं कॉपी वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भैया? यहाँ पर हमें उदाहरण लिखना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने करुण रस का उदाहरण दिया है सेम इसी प्रकार से आपको इसका भी वीर रस का भी उदाहरण देना होगा, जो उदाहरण इसका होगा। तो चलिए इसका उदाहरण हम लिख देते हैं। देखिए, अमत वीर पुत्र हो। देखिए, ठीक है, अमत वीर, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, अमत वीर पुत्र हो, पुत्र हो। फिर देखिए, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। ठीक है, ये हो गया उदाहरण में कि अमत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। और यहाँ पर देखिए इस तरह से प्रस्थ, ठीक है, प्रयस्त्र पुण्य पंथ है,
पंथ है, ठीक है। बढ़े चलो बढ़े चलो, बढ़े चलो, ठीक है, और बढ़े चलो। तो ये इसका उदाहरण है कि अमत वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रस्थ पूर्ण पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये इसका उदाहरण हो गया, जैसा कि आप लोग यहाँ पर बाकायदा देख सकते हैं। वीर रस का परिभाषा मैंने बता दिया है और उदाहरण आप लोग इस तरह से लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आपका 2 नंबर स्टूडेंट बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको 3 आपको रस में बताए थे, करुण रस, वीर रस, हास रस, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को परिभाषा और उदाहरण लिखना है और अपना 2 नंबर को प्राप्त करना। एग्जाम में अलंकार भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अलंकार में क्या होता है ना, देखिए अलंकार में आपका पूछा जाएगा क्या, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा अलंकार में, कि अलंकार 2 नंबर का होता है ना, इसमें रूपक अलंकार, श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार का परिभाषा देखेंगे। तो देखिए कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अलंकार का। इसमें मैं 2 अलंकार बताऊंगा आपको, रूपक अलंकार और क्या है, अनुप्रास अलंकार। इन दोनों का परिभाषा बताऊंगा। देखिए सबसे पहला है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में देखिए कि जहां उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद आरोपित किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। देखिए कितना सिंपल है इसका परिभाषा, कि जहां उपमेय और उपमान में क्या है, काल्पनिक आभेद कोई आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है रूपक अलंकार में, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण के ही रूप में हम समझ पाएंगे, तभी हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। देखिए उदाहरण देखिए क्या है, देखिए कि गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, ठीक है, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, और प्रकट न लाज निशा अवलोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी, ठीक है। तो ये एक रूपक अलंकार का परिभाषा हो गया। और एक और है परिभाषा नहीं, उदाहरण एक और है हमारी तरफ से, कि उदति, उदति उदयगिरी, उदति उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। उदत उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ठीक है। तो उदते उदगरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, ये भी एक रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो 2 उदाहरण है। एक और होता है कि चरण कमल बंदो हर्राई, ठीक है। तो काफ़ी सारे उदाहरण हैं, जो भी आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। लेकिन रूपक अलंकार का यहाँ पर आप लोग परिभाषा देख सकते हैं, कितना प्यारा है और कितना छोटा है, आपको याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी है कि जहाँ उपमेय और उपमान में काल्पनिक आभेद है या आरोपित किया जा रहा है, वहीं पर रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार का परिभाषा देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। 2 मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार को, ठीक है। अलंकार छोटा छोटा पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी सारे अलंकार पूछे जाते हैं, लेकिन ये 2 मैं इस वीडियो में जो 2 मैं आपको बता रहा हूँ, रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस ये अलंकार हैं। देखिए अनुप्रास अलंकार का परिभाषा देख लेते हैं। एक ही वर्ण की बार बार क्या है, एक ही वर्ण की स्टूडेंट बार बार आवृत्ति, यहाँ पर देखिए कि एक ही वर्ण यानी कोई भी एक वर्ड है उसकी बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको मैं उदाहरण के सहित आपको समझाऊंगा, तब आपको इसका परिभाषा समझ में आएगा अनुप्रास अलंकार का। तो चलिए उदाहरण में लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा उदाहरण, ठीक है। उदाहरण हो गया यहाँ पर आपको। आप देखिए कैसे लिखना है, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए कानन कठिन भयंकर भारी, ठीक है, भयंकर भारी, और घोर, ठीक है, घोर घाम
हिम, घोर घाम हिम वारी बयारी। ठीक है, उदाहरण है कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वारी बयारी। ये अनुप्रियास अलंकार का परिभाषा उदाहरण है। इतना आप लोग लिख देंगे, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, चाहे रूपक अलंकार का या अनुप्रियास अलंकार का। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि बोर्ड एग्जाम में अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, लेकिन करना आपको केवल एक ही है। ठीक है, जिसमें आपको परिभाषा देना रहेगा और जिसमें आपको उदाहरण देना रहेगा। एक एक नंबर आपको परिभाषा उदाहरण देकर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रियास अलंकार का मैंने परिभाषा और उदाहरण आपको बता दिया है। ठीक है, और रूपक अलंकार का भी मैंने आपको परिभाषा उदाहरण बता दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ दो ही इसमें बता रहा हूँ, और रूपक अलंकार और अनुप्रियास अलंकार को बता दिया है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा छंद। ठीक है, छंद में काफ़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों का क्रिएट होता है ना, तो छंद देख लोगे, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कक्षा 12 हिंदी। ठीक है, कक्षा 12 हिंदी 2 नंबर पक्का कर देने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। सोरठा छंद के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसमें? सोरठा छंद के बारे में। इसमें मात्रा लगाकर आपको परिभाषा और उदाहरण देना होता है। देखिए, परिभाषा आप लिखेंगे, जब तक आप उदाहरण नहीं देंगे आपको परिभाषा समझ में आने वाला नहीं है छंद में। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ इसका परिभाषा। देखिए, सोरठा छंद का परिभाषा देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं। और मैंने रोला छंद, दोहा, चौपाई और सोरठा, तो इस वीडियो में सिर्फ सोरठा और चौपाई के बारे में मैं बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहला है कि जिस सोरठा छंद का है कि जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं उसे सोरठा कहते हैं। ये दोहे का उल्टा होता है, यानी यहाँ पर 11 है लेकिन दोहे में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 11 तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11, लेकिन दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 होती हैं। ठीक है, इसका अपोजिट, सोरठा का अपोजिट दोहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने परिभाषा तो बता दिया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, जब तक आप लोग इसका क्या नहीं देखेंगे, इसका आप लोग उदाहरण नहीं देखेंगे, मात्रा लगाएंगे, देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए, उदाहरण क्या पूछा गया है, उदाहरण देखिए। उदाहरण है कि जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बंदन। ठीक है, जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कविवर वंदन ओ करहु अनुग्रह। आप देखिए, करहु अनुग्रह सोई बुद्ध रास शुभ गुण सदन। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका पहला चरण है, ये देखिए, ये आपका जो है पहला चरण है। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण है। ठीक है, ये आपका तीसरा चरण है। तो पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ठीक है, ये दूसरा आपका माना जाएगा और ये चौथा माना जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको? अब यहाँ पर देखिए कि पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, यानी इसमें और इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए कॉमा के अंदर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, और ये जो एस करके ये सिंबल दिया हुआ है ये 2 माना जाएगा। ठीक है, 2 माना जाता है। तो देखिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 11 इसमें कंप्लीट हो गए। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए, 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए गलत हो गया, यहाँ तक हमें बताना था। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या है, 11 देखना है कि 11 मात्राएं हैं कि नहीं है। देखिए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसमें भी 11 कंप्लीट है। तो यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए कि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये भैया हमारा आ जाता है, इसमें 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11, 11 2 13, इसमें भी 13 कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमें देखना भैया 13 मात्राएं हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है,
तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे का यही उल्टा हो जाता है। दोहे का उल्टा यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं दोहा में होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सोरठा छंद के बारे में। इसका मात्रा कैसे लगाया जाता है मैंने बता दिया। क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी स्टूडेंट 2025 में पेपर देंगे उनके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं निबंध। ठीक है, निबंध को लेकर आए हैं। कौन सा निबंध भैया? बेरोजगारी की समस्या और उनका समाधान या और समाधान, बेरोजगारी की समस्या और उनका समाधान। इस वीडियो में हम निबंध लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का एक निबंध पूछा जाता है। यदि आप लोगों को भी बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 100 में से 95 प्लस मार्क्स लेकर आना है तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, जो कि निबंध के ऊपर है और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है। इसको आप निबंध देख लेंगे तो आपका 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 9 नंबर आपका पक्का करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर जो निबंध है स्टूडेंट, ये आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं और 9 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। ठीक है, किसी एक पर आपको निबंध 4-5 दिए होते हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना होता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध को लिखना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडिंग में चाहे जो भी आप निबंध लिखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ज़रूरी होता है हिंदी के निबंध में प्रस्तावना। प्रस्तावना से ये होता है भैया कि किस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल इसी में निचोड़ आपका आ जाएगा प्रस्तावना में। ठीक है, इसी में आपका आ जाएगा कि भैया आप आगे शुरू करने वाले क्या हैं, इसमें बताया क्या जा रहा है। ठीक है, ये देखिए प्रस्तावना में देखिए कि बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए, इसको स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, मेरी बातों को सुनिए प्यारे विद्यार्थी, कि यदि आप लोग हमारी बातों को भी सुनेंगे और इसको कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी याद कर पाएंगे निबंध को। फिर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बोर्ड के पेपर में हिंदी में और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रस्तावना में देखिए कि बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप होती है। अभिशाप क्या होती है? अभिशाप होती है इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता, यहाँ पर देखिए अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं के मूल में एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही जिम्मेदार है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विषय है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। इसमें और पॉइंट है कि हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख कारण है इसके जो उल्लेख है वो निम्नलिखित प्रकार से हैं। ठीक है, तो यही प्रस्तावना है स्टूडेंट। प्रस्तावना में आपको बेसिकली यही बताना होता है कि भैया बेरोजगारी कैसे है, निर्धनता कैसे है, और एक जो व्यक्ति होता है उसको यानी जब बेरोजगार होता है तो उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं कि चोरी करनी चाहिए क्योंकि अपने परिवार और अपना पेट पालना होता है उसको। ठीक है, तो डकैती, चोरी, हिंसा, अपराध वृत्ति एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याएं क्या है, अपराध वृत्ति अनेक समस्याएं मूल रूप से एक बड़ी सीमा तक बेरोजगारी ही जिम्मेदार होती हैं स्टूडेंट। अब आप लोगों को पता होगा जो हमारे विद्यार्थी बेरोजगार हैं या जो भी उनके घर में फैमिली, उनके बड़े भाई, उनकी बहन बेरोजगार हैं, यानी एक प्रकार से उनको कोई काम नहीं मिल रहा, वो इतने पढ़े लिखे हैं तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं। तो काफ़ी एक प्रकार से वो उसमें भुखमरी, निर्धनता, मानसिक अशांति फैलती रहती है बेरोजगारी में। समझ में आ गया? तो ये बेरोजगारी में प्रस्तावना का एक हेडिंग था जो कि प्रस्तावना में आपका सारी चीज़ें व्यक्त कर दी गई है कि बेरोजगारी की समस्या किस हद तक है। ठीक है, तो प्रस्तावना हमारा हो गया। अब इसमें जैसे बताया गया है, क्या बताया गया है यहाँ पर देखिए कि हमारे देश में बेरोजगारी के अनेक कारण हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारणों का उल्लेख निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कारण है बेरोजगारी की प्रमुख कारण। अब देखिए भैया हमने प्रस्तावना तो बता दिया है, अब इसके प्रमुख कारण को हम बात कर लेते हैं कि प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपका, पूरा एक प्रकार से पानी की तरह धुल जाएगा। देखिए जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, ठीक है, विगत कुछ दशकों में भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है।
भारत में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। हमारे देश की जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 2.5, यहाँ पर देखिए लगभग 2.5 की वृद्धि हो जाती है, जबकि इस दर से बेकार हो रहे व्यक्तियों के लिए हमारे देश में रोजगार की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में भैया क्या है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जो कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप लोग क्या है, एक इसी तरीके से बोर्ड की कॉपी में लिखना है, जैसे कि मैंने बताया पॉइंट के हिसाब से लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था ना कि बेरोजगारी की प्रमुख कारण, ब्लैक पेन से हमने लिखा है, फिर इसको हाईलाइट कर दिया है, फिर इसके यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है, पूरा आंसर आ गया है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो एक प्रकार से पूरा अच्छा लगेगा देखने में, और एग्जामिनर भी सोचेगा कि भैया बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब टॉपर जो होता है सेम इसी तरीके से लिखता है। यही सब गलतियां जो होती हैं वो आप लोग कर देते हैं और टॉपर नहीं करता है। इन गलतियों को वो सुधारता है और देखता है कि इसी तरीके से हम लिखेंगे तब हमें 9 नंबर फुल दिया जाएगा। 9 नंबर पाना आसान नहीं है स्टूडेंट। देखिए दूसरा है, हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। अब भैया हमारे देश में कुशल एवं प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं उसमें कमी कैसे है, देखिए उद्योगों के सफल संचालन के लिए विदेशों से प्रशिक्षित कर्मचारी बुलाने पड़ते हैं। इस कारण देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के बेकार हो जाने की भी समस्या हो जाती है। बेकार हो जाने की भी क्या होती है, समस्या हो जाती है। ये हमारा हो गया हमारे देश के कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। तीसरा है भारतीय शिक्षा। अब भैया भारतीय शिक्षा इसमें किस तरह से योगदान निभाती है, देखिए भारतीय शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, ये व्यवहारिकता से शून्य है। इसमें पुस्तकीय ज्ञान पर ही, इसमें देखिए क्या है, पुस्तकीय ज्ञान पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ के स्कूल कॉलेजों से निकलने वाले छात्र दफ्तर की लिपिक ही बन जाते हैं। भैया एक प्रकार से सरकारी नौकरी के पीछे ही भागने लगते हैं। ठीक है, वे निजी उद्योग धंधे स्थापित करने योग्य नहीं बन पाते हैं। भैया अपना निजी कार, अपना कंपनी खड़ा करना, जैसे जोमैटो हो गया, उसके बाद में क्या हो गया भैया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो ये सब भैया जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अपना एक प्रकार से कंपनी बनाया। ये नौकरी की तरफ ना भागकर अपना बड़ी कंपनियों के ऊपर ध्यान दिया, बड़े उद्योग धंधों के ऊपर स्थापित किया। ठीक है, तो काफ़ी जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो नौकरी की ओर भागेंगे कि भैया पढ़ लिख कर नौकरी लें, लेकिन नौकरी ही कुछ नहीं होता। नौकरी मिले तो ठीक है, ना मिले तो भाड़ में जाए। नहीं तो आप अपना व्यवसाय कीजिए, छोटा सा बिजनेस कीजिए, छोटे से बिजनेस को आप अपना लंबा बढ़ा दीजिए, यानी छोटे से बिजनेस को आप धीरे धीरे ग्रो करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। तो ये भारतीय शिक्षा का एक प्रकार से सैद्धांतिक स्वरूप है। इसमें और भी दिया हुआ है, देखिए चौथा क्या दिया हुआ है, ये देखिए चौथा दिया हुआ है कि विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश का औद्योगिक विकास, जो विगत पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसमें देश का औद्योगिक विकास कैसे है, ये देखिए समुचित रूप से देश का औद्योगिकीकरण नहीं किया जा सकता है। समुचित रूप से जो देश का औद्योगिकीकरण है ये नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्तियों के लिए रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। व्यक्तियों के लिए भैया रोजगार जो है ये नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। ये विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश का औद्योगिक विकास है जो कि ये बताया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पूरा, हमने तो पूरी समस्या देख ली कि बेरोजगारी की समस्या क्या है। अब इसके समाधान के ऊपर बात कर लेते हैं, यानी जो भी समस्या होती है उसका समाधान जरूर होता है और इस वीडियो में भी समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए स्टूडेंट, हम आप सभी के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 1 ही सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले स्टूडेंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने का। देखिए समस्या का समाधान क्या है। सबसे पहला इसका समाधान है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि बेरोजगारी का मूल कारण है। बेरोजगारी का क्या है, मूल कारण है। इस पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जनता को परिवार नियोजन का महत्व समझाने हुए उसमें छोटे परिवार के प्रति चेतना जागृत करनी चाहिए। जो छोटे परिवार हैं उनके प्रति क्या करनी चाहिए स्टूडेंट, चेतना जागृत करनी चाहिए। उसके बाद में दिया है दूसरा पॉइंट कि शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम का भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। जो शारीरिक श्रम है इसको भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है कि मुख्य उद्योगों के साथ साथ
तीसरा है कि मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास किया जाना चाहिए। जो इसके सहायक उद्योग है इसका भी विकास एक प्रकार से क्या है किया जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन आदि। इसमें एक इसका समाधान है, इसमें और भी दिया हुआ है। चौथे में दिया हुआ है, चौथे नंबर में कि देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। सड़कों का निर्माण, रेल परिवहन का विकास तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस पर बल दिया जाना चाहिए। अब लास्ट में हमारा स्टूडेंट आ जाता है कंक्लूजन यानी उपसंहार। उपसंहार में क्या होता है यानी पूरे का निचोड़ आ जाता है इसमें कि हमने अभी तक जिन भी टॉपिक या उसका समस्या के बारे में बात किया, उसके समाधान के बारे में बात किया, तो सारे का निचोड़ इसमें आ जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जागरूक है। बेरोजगारी और उन्मूलन के लिए क्या है, उन्मूलन के लिए जागरूक है और इस दिशा में उसने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हदबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना जो बेरोजगारी को दूर करने में कुछ सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, इसके बारे में ये उपसंहार में बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आराम से वीडियो को रोककर इसके कॉन्सेप्ट को समझकर पूरा देख लीजिए किस तरह से मैंने बताया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरी चीज़ों को समझना है। ये हमारा जो निबंध था हमने बता दिया, स्टूडेंट देख सकते हैं निबंध के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है जो कि इसमें बताए गए थे। सारी चीज़ों को हमने बता दिया है निबंध में, जो कि हमारा निबंध जो था बेरोजगारी की समस्या और समाधान के ऊपर, ये पूरी चीज़ें हमने बता दिया है। 9 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा यदि आप इस तरह से लिखेंगे। बेरोजगारी की समस्या और समाधान निबंध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आपका एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन होता है, जिससे 3 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक का मैंने 4 यानी जैसे संधि विच्छेद, फिर आपका प्रत्यय, समास, विभक्ति परिचय, इसके 4 क्वेश्चंस को हमने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। जो उल्लेख है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख, उल प्लस लेख या उ प्लस आलेख। तो इनमें से उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका उत प्लस लेख हो जाएगा, यानी पहले का खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा नंबर देखिए, नाविक का संधि विच्छेद होगा। इनमें से जो नाविक है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। नो धन इका, नो प्लस इका, नो प्लस विक या ना प्लस इक। तो नाविक का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 नंबर जिससे आपको आसानी से पक्का मिल जाएगा। तो नाविक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का हो जाएगा नो धन इका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी दूसरे का खा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, योद्धा का संधि विच्छेद होगा। जो योद्धा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आप लोग बताइएगा। युद्ध प्लस तृण, युद्ध प्लस आ, योद्ध प्लस धा या यो प्लस धा। योद्धा का सही संधि विच्छेद बताइए। योद्धा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा स्टूडेंट गा वाला हो जाएगा, युद्ध प्लस धा, योद्धा। ठीक है, तीसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, दोगधा में संधि है। जो दोगधा है इसमें संधि कौन सा हो जाएगा ये बताइएगा। तो इसमें जसत्व संधि हो जाएगा, यानी 4 नंबर का गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 4 क्वेश्चंस मैंने ये जो 4 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं ये ऐसे VVI क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में यही 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, यही 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपका 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। ऐसे में हर एक टॉपिक लेकर आता रहता हूँ, संधि विच्छेद से रिलेटेड मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ, तो उसको देखिए। नहीं तो आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा तो क्या है, आपको 200 क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव यानी संधि विच्छेद के आप लोगों को पढ़कर जाना है। ठीक है, तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और एक एक नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता होगा। तो संधि विच्छेद हमारा हो चुका है, जो कि 4 क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समास।
ये देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है समास। समास क्या है? समास का हमें विग्रह करना है, तो इसलिए मैंने समास विग्रह लिख दिया है। ये कितने नंबर का पूछा था? 2 नंबर का, तो 2 नंबर पक्का हो जाएगा, यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो इसमें भी मैंने क्या है 4 ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। हर एक टॉपिक के 4 क्वेश्चन को मैं बताऊँगा, और वह ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समास का पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरुष क्या है? पुरुष व्याध में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारण, तत्पुरुष, अव्यय भाव। तो इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही विकल्प हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? वो आप लोगों का हो जाएगा कर्मधारण समास। ठीक है, पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खा हो जाएगा, कर्मधारण समास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्मधारण समास, अव्यय भाव, ये 2 ऐसे समास हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को याद कर लेना है इसके 100 क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों ने लिया है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन बैंक हो, लेकिन समास को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हो तो ठीक है, तो हमारे चैनल पर बेसिकली साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कर्मधारण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रशेखर में जो समास है वो कौन सा है? अव्यय भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया चंद्रशेखर में एक समास तो है, ये कंफर्म है। अब वो कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चंद्रशेखर में समास जो होगा वो बहुव्रीहि समास, दूसरे का गा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यहाँ पर देखिए प्रत्येक में समास है, तो जो प्रत्येक में समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारण समास, द्वंद्व समास, या अव्यय भाव समास। तो प्रत्येक में जो समास हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रत्येक में समास घा वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि नील गाय में समास कौन सा है? अव्यय भाव, द्विगु, कर्मधारण, या द्वंद्व। इनमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारण। जो कर्मधारण समास है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर का खा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने समास के भी 4 क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं, जो कि ऐसे क्वेश्चन से वो पेपर में पूछे जाते हैं भैया। तो तैयार कर लोगे तो आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक नंबर आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे टॉपिक को करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने हमारा जो एक वीडियो था वो नहीं देखा है, पार्ट 1 का वीडियो, ठीक है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक आ चुका है प्रत्यय। ठीक है, ये भी 2 नंबर का होता है, सेम समास की तरह इसमें भी रहते हैं। 1 + 1 नंबर बढ़ाकर 2 नंबर हो जाते हैं, यानी एक नंबर का 2 क्वेश्चंस इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गुरुत्वम में प्रत्यय है, जो गुरुत्वम है इसमें जो प्रत्यय है वो कौन सा हो जाएगा? तव्यत हो जाएगा, कत हो जाएगा, त्वा हो जाएगा, या मतुप हो जाएगा। तो गुरुत्वम में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट, वो आप लोगों का सही प्रत्यय वो आपका हो जाएगा त्वा। अब यहाँ पर आप हमारी आवाज़ को सुनिए, गुरुत्वम, महत्वम, स्वागतम, ये किस प्रकार का संकेत देते हैं? त्वा का संकेत देते हैं। तो पहले का गा राइट आंसर आप लोगों का सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर, किस शब्द में मतुप प्रत्यय है? यानी कौन से शब्द है जिसमें मतुप प्रत्यय है? धीमान, पुरुषोत्तम, पुरुषत्व, पाठत्व, या दीनता। तो भैया दूसरे का भी राइट आंसर धीमान हो जाएगा, जिसमें मतुप प्रत्यय है। ठीक है, मतुप, धीमान वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी पता है वो आप लोग बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग तैयार करते जाइए क्वेश्चंस को, और मैं ऐसे टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें 4 ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराता रहूँगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा आप लोगों का। तीसरा क्वेश्चन है कि नित्वा में प्रत्यय है, नित्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत है, कत, कत्ता, या त्वा, या तव्यत। तो नित्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तीसरे नंबर का आपका का राइट आंसर हो जाएगा? कत्वा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तीसरे का विकल्प सही है। अगला देखिए 4 नंबर, देखिए पाठनीय में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा। का वाला राइट आंसर है, खा वाला राइट आंसर है, या गा वाला, या घा वाला?
तो पाठनीय में आपका अनियर हो जाएगा शायद राइट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है, अनियर बिल्कुल सही आंसर है। 4 नंबर का खा विकल्प अनियर बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि पाठनीय में प्रत्यय है। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रत्यय भी टॉपिक हो गया। 4 क्वेश्चन बताए थे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक बचता है विभक्ति। क्या बचता है? विभक्ति परिचय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो भी हम। ये भी 2 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? केवल 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो डाउट है बोर्ड परीक्षा में, ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर रहे स्टूडेंट। ठीक है, और आप बोर्ड पेपर भी अच्छे से दे पाए। यहाँ पर देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 1+1 यानी 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। 3 दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को करना है, जिसके लिए 2 नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो चलिए करके दिखा देता हूँ। इसमें भी मैंने 3 लेकर आया हूँ। तो जैसे इसका मेरे पहले हिंदी में अर्थ लिखना है कि ग्राम परता वृक्षा संति, यानी क्या है? गाँव के, देखिए गाँव के सब ओर क्या भैया? वृक्ष है। गांव के सब ओर क्या है? वृक्ष है। ठीक है, गांव के सब ओर वृक्ष है। ये हमारा हो गया, यानी संस्कृत में था, इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर तो क्या है? विभक्ति पूछी गई, तो वो आपका द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। कॉपी में अलग तरीके से लिखना है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर द्वितीय क्या है? विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या नियम बताना, नियम यानी सूत्र बताना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, चलिए दिखा देता हूँ आपको। नियम इसका क्या हो जाएगा? अभिता। देखिए नियम इसका ये है अभिता। ठीक है, अभिता परिता, अभिता परता, समया। ठीक है, समया, निक्सा, निक्सा, हा प्रतियोग, हा प्रतियोग हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोग। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि जो इसका सूत्र था, यानी सूत्र यानी नियम की अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोग, ये हो गया। हिंदी में मैंने अर्थ बता दिया, विभक्ति का नाम बता दिया, 2 नंबर हमारा कंफर्म है। ठीक है, तो जो ये अभिता परता समया है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि गाँव परिता, परिता ये हो गया। ठीक है, अभिता आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपका इसमें मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें जो सूत्र है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा अलग आ गया है, जैसे सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति, यानी सुरेश सिर से क्या है? गंजा है। देखिए, ठीक है, सुरेश सिर से क्या भैया? गंजा है। ठीक है, सुरेश सिर से गंजा है। अब ये कौन सा विभक्ति हो जाएगा? तृतीय विभक्ति भैया। कौन सा हो जाएगा? तृतीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नियम अलग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुरेश सिरसा खलवाट अस्ति दिया हुआ है, तो इसका नियम हम आप लोगों को लिख कर दिखा देते हैं भैया। देखिए नियम इसका क्या हो जाएगा? ये ना विकारे। ठीक है, ये ना विकारे। ठीक है, इसका नियम हो जाएगा ये ना विकारे। ठीक है, सुरेश सिर से गंजा है, तृतीय विभक्ति है, नियम इसका मैंने बता दिया ये ना विकारे। अब इसका देखिए तीसरा नंबर, तीसरा वही यानी पहला वाला है। पहले वाले का अर्थ है सेम उसी तरीके से है। यहाँ पर क्या है? ग्रामा परिता, क्या है? ग्रामम परिता वृक्षा संति, यानी गाँव के, देखिए गाँव के चारों ओर, गाँव के चारों ओर। ठीक है, गांव के चारों ओर क्या है भैया? वृक्ष है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिख दिया गांव के चारों ओर वृक्ष है। अब इसमें विभक्ति कौन सा हो जाएगा? यानी पहला वाला ही हो जाएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पहला वाला ही इसका विभक्ति हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, नियम यही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस है। ग्राम परिता वृक्षा संति, ग्रामम परिता वृक्षा संति, यहाँ गांव के सब, यहाँ पर सब है, और यहाँ पर गांव के चारों ओर है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा बोर्ड एग्जाम में। नियम भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बाकायदा मैंने नियम भी बता दिए हैं। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। इसका कैसे आंसर लिखना है, कॉपी में मैंने बाकायदा आंसर बताया हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। अब चलिए देख लेते हैं पत्र कैसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, और कौन कौन से पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम इस वीडियो में सभी जानकारी आपको देने वाले हैं। पत्र लेखन आपका बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है।
पत्र कैसे लिखते हैं, टॉपर स्टूडेंट पत्र कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसे पत्र पूछे जाते हैं आपके। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो बेसिकली पूछ लिया गया है कार्यालय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या व्यवसायिक, यानी व्यवसाय से रिलेटेड कोई पत्र लिख दीजिए, व्यक्तिगत यानी अपने ऊपर, या कार्यालय कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में किसी एक पर पत्र लिखना है, जिसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हमारा पत्र लेखन है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा 5 पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो वही पत्र लेखन आएगा। कॉन्सेप्ट सारा यही रहेगा, आपको इसी तरीके से सारे पत्र को लिखना है जो आज हम इस वीडियो में आपको बाकायदा पूरा बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऐसे ही आप लोगों को हर एक पत्र को लिखना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए, क्या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, यानी स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है, आपको पत्र लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसी पर आपको पत्र लिखना है। तो ये पहला हमारा हो गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन में। अब हमने आपको बताया था 5 आपकी इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है जो आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर पाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सबसे पहला मैंने बता दिया, ये आपका दूसरा होना चाहिए था। ठीक है, तो दूसरा आपका हो जाएगा ऋण। ठीक है, ऋण प्राप्ति, तो मैंने इसको क्लियर कर देना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखिए दूसरा आपका क्या है, अपने मोहल्ले में, दूसरा हमारा पत्र है कि अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, तो अपने मोहल्ले में यानी हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में फैली जो गंदगी है आसपास के, उससे रिलेटेड जो नगर पालिका यानी जो साफ सफाई करने वाले जो पालिका है, इसके अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। ठीक है, इससे रिलेटेड हमें शिकायत पत्र लिखना है। ये दूसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन हो गया। तीसरे की मैं बात करूं तो कौन सा इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है, यहाँ पर देखिए तीसरा है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र यानी एक शिकायती पत्र लिखिए। यानी समझ लीजिए कि बिजली की कटौती हो रही है, बार बार बिजली चली जा रही है, जिससे पढ़ाई में क्या है दिक्कत होती है, तो इससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। ठीक है, पत्र कैसे लिखा जाता है ये कॉन्सेप्ट आज वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है। उसके बाद में देख लीजिए चौथा कौन सा इंपॉर्टेंट है पत्र लेखन। देखिए चौथा पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल को प्रबंधक महोदय को लिपिक पद पर नियुक्त हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, एक आपको क्या है प्रार्थना पत्र लिखना है जो कि लिपिक पद पर नियुक्त है। ठीक है, तो इन पर भी आपको तैयार कर लेना है। चौथा नंबर भी पत्र लेखन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब देख लेते हैं पांचवा जो कि 1 नंबर का है, यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। ऋण प्राप्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ऋण प्राप्ति का तात्पर्य यानी लोन संबंधी जानकारी के लिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसके जो प्रबंधक हैं उनको क्या करना है, एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 5 पत्र लेखन है जो आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए बताए थे। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में जान लिया, तो इसमें मैंने आपको कौन से पत्र लेखन के बारे में बताना है, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी भैया हमें एक छात्रवृत्ति को चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए हमें, इसीलिए प्रिंसिपल को हमें एक क्या पत्र लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं, आपका ऐसे पत्र लिखने के लिए आएगा, आपका क्वेश्चन इसी तरीके से देना है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से शुरू होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका इसी से नीचे शुरू होगा, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ों को स्टार्ट कर देना है पत्र लेखन में। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आपको लिख देना है सेवा में। ठीक है, देखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, जो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय सरस्वती विद्या मंदिर, ये क्या नाम है, स्कूल का नाम है। प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का नाम हो गया कानपुर। यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का भी आप लोग नाम लिख सकते हैं, नहीं तो किताबी भाषा से ही आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने किताबी भाषा से लिया है।
अब विषय क्या है, देखिए भैया विषय के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस विषय के बारे में पत्र लेखन लिख रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ठीक है, विषय देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति के लिए संबंध में, यानी विषय हमारा क्या है भैया, छात्रवृत्ति के लिए हमें क्या है, स्कॉलरशिप चाहिए, उसके विषय में हम ये पत्र को लिख रहे हैं। अब यहाँ से भी हमारा सारा खेला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने रिस्पेक्ट करना आपको सिखा दिया है, यानी कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, टू द प्रिंसिपल ऑफ, यानी आगे सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, यानी जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में भैया हम छात्रवृत्ति को पाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ से हम पूरा प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर महोदय लिख देना है। देखिए महोदय सबसे बेटर रहता है, यहाँ पर आप मान्यवर भी लिख सकते हैं लेकिन महोदय बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। ठीक है, कक्षा 12वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ। अपनी पिछली कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। 11वीं कक्षा में 94%, ये 11वीं है। ठीक है, 11वीं कक्षा में 94% अंक पार कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद, भाषा तथा कविता पाठ प्रतियोगिताओं में भी मैंने कई पुरस्कार जीते हैं। ठीक है, मैंने कई क्या पुरस्कार जीते हैं। मेरे पिताजी पिछले वर्ष से गंभीर रूप से, क्या भैया, जो मेरे पिताजी हैं पिछले कुछ वर्षों से क्या है, गंभीर रूप से अस्वस्थ, यानी उनकी शारीरिक जो है और उनका हेल्थ जो है ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, जिसके कारण वे अपनी नौकरी से अवकाश पर चले, यानी छुट्टी पर चल रहे हैं। हम 3 भाई बहन हैं जो छठी, यहाँ पर देखिए 3 भाई बहन है भैया जो कि छठी, 10वीं तथा 12वीं में पढ़ते हैं। यानी 12वीं में जो मेन टॉपिक है जो बच्चे ने लिखा है वो 12वीं में है। लेकिन क्या है, यहाँ पर 3 भाई बहन, यानी क्या है, एक प्रकार से 1 भाई है 2 बहन भी कह सकते हैं, या 2 भाई 1 बहन। ठीक है, पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए महंगाई के कारण गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, महंगाई के क्या करना भैया, गुजारा मुश्किल हो रहा। अतः विनम्र प्रार्थना है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें जिससे कि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। यानी भैया छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप चाहिए उसको, जिससे वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके और जारी रख सके। ठीक है, आपकी इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये को हर एक टॉपिक में आपको यूज करना है। जितने भी मैंने आपको बताए हैं पत्र लेखन के बारे में, प्रश्नों को बताएं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन सभी में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका इस कृपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पर, साधन्यवाद या धन्यवाद या साधन्यवाद। ठीक है, दिनांक लिख दीजिए, जिस तारीख को आप लिख रहे हैं पत्र लेखन या जिस तारीख को भेजना चाहते हैं उसको आप दिनांक लिख दीजिए। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है, आपका आज्ञाकारी यहाँ पर शिष्य को लिखना जरूरी है, शिवम आर्य। जैसा कि मेरा नाम है शिवम आर्य तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपका जो भी जो नाम होगा यहाँ पर आप लोग बाकायदा लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक के हिसाब से सारी जानकारी को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए पत्र लिखते समय आपको कौन सी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पत्र लिखते समय एक टॉपर बच्चा जो पत्र कैसे लिखता है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए सेवा में यहाँ पर लिखा है। अब आप लोग देखेंगे कि एक लाइन से क्यों खींचा गया है, क्योंकि एक लाइन से ही देखने में अच्छा लगता है। यहाँ से आप लिखेंगे तो एक लाइन से रहेगा तो सारी चीज़ें आपका इसी तरीके से सीरियल से चलता चला जाएगा। जैसा कि आपने सेवा में लिखा प्रधानाचार्य महोदय, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल का नाम और कानपुर, ये नीले पेन से आप लोगों ने लिख दिया। लेकिन जो विषय है यानी जिस टॉपिक पर आप ये पत्र लेखन लिख रहे हैं उसके बारे में आप ब्लैक पेन का यूज कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग ब्लैक पेन का ऐसे ही यूज करके आप उस विषय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, महोदय। ठीक है, महोदय का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, महोदय यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। तो नीले पेन से हमारी यहाँ पर सबसे पहला जो लाइन है यहाँ तक आपको करना है कि सविनय निवेदन है। ठीक है, सविनय निवेदन वाला भैया ये लाइन आपको हर एक पत्र लेखन में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पत्र लेखन में आपको सविनय निवेदन के बारे में आपको बताना है कि भैया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अब आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो भी आपका होगा डिटेल में समझाते हुए पूरा चलिएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ तक आपने लिख दिया। अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये जो लाइन मैंने आपको बताई है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर साथ धन्यवाद भी आप लोग ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, नहीं तो दिनांक जो है ये भी ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी आपका नाम होगा वो जो है ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को पत्र लिखना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने पत्र लिखने का सही तरीका आप लोगों को बताया है कि बोर्ड एग्जाम में एक विद्यार्थी कैसे पत्र लिखता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पत्र लिखने का सही तरीका भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। और पत्र लिखने का देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो मैंने 5 पत्र लेखन को बताए हैं 8 नंबर का पूछा जाता है। यदि आप इन्हीं 5 पत्र लेखन को तैयार कर लेंगे तो आपका 8 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारे साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें ये नया जुड़ा हुआ है। सामान्य हिंदी में 6 नंबर का पूछा जाता है पत्र लेखन। तो ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट जय हिंद।